दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 10th को, जिसका टॉपिक था नए साम्राज्य और राज्य। दोस्तों आज उसी क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, आरओ एंड एआरओ, एसएससी सीजीएल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसवी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें ये आती है। चाहे वह टीएसटी पीएसटी इवन कोई भी एग्जाम हो जिसमें यह टॉपिक आता है, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए सुनिए। दोस्तों क्या है 4 लाइनें? चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, प्रशस्ति अर्थात प्रशस्तियां। तो देखिए ये क्या होता है, एक ये विशेष प्रकार के अभिलेख होते हैं, इनको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। और ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता प्रशंसा करना। और प्रशस्तियां लिखने का क्या था, प्रचलन भी था। जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे वह प्रशस्तियां लिखवाते थे, अर्थात वह अपने बारे में लिखवाते थे, कैसे वह युद्ध जीतते थे, कैसे वह राज्य का संचालन करते थे, कैसे वह जनता या प्रजा पर वह शासन या प्रशासन किया करते थे, कैसे वे सुविधाएं जुटाते जुटाते थे। इस तरीके से अर्थात वो कुल मिलाकर राजा के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रशस्तियों से ही प्राप्त होती है। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का उस समय प्रचलन भी हुआ करता था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो बता दें ये जो है गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे थे हर्षेन। क्वेश्चन कभी ऐसा आता है, जो समुद्रगुप्त हैं इनके दरबार में कौन व्यक्ति कवि या मंत्री रहे हैं? तो वो हर्षेन रहे हैं। और इन्होंने हर्षेन ने इसमें क्या लिखा, देखिए समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हर्षेन ने इसमें राजा की एक योद्धा, राजा को दर्शाया है कि राजा एक योद्धा था, युद्धों को जीतने वाला राजा था, विद्वान था, साथ में उत्कृष्ट कवि से भरपूर प्रशंसा की है। अर्थात हर्षण ने जो लिखी है प्रशस्ति उसमें बताया है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त अपने टाइम के बेहतरीन योद्धा रहे हैं, युद्धों को जीतने वाले राजा रहे हैं, एक अच्छे विद्वान रहे हैं और साथ में उत्कृष्ट कवि भी रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि हर्षण द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी। तो इसमें देखिए दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने यह रहा। देखिए आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो आर्यावर्त के लोग थे उनके 9 शासकों को, कितने 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था और अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उस समय यह ट्रेंड था दोस्तों, टाइम था कि जो राजा जिस राज्य को जीतेगा वह राज्य उसके अधीन हो जाएगा। बाद में भले ही वो राजा उसे मुक्त कर दे या शासन करने की परमिशन दे दे वहां के राजा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या था यहां से, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के 12 और आर्यावर्त के 9 शासक थे। तो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। सोचिए दोस्तों कितना पावरफुल शक्तिशाली समुद्रगुप्त राजा रहा होगा। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया और इन सब ने उसके सामने समर्पण कर दिया था। फिर देखिए 3 नंबर समझिए, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गढ़ संघ आते हैं। उन्होंने जगह भी बता दी, जैसे असम वर्तमान में, तटीय बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल और बंगाल में डिवाइडेड कर दिया गया है, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कुछ एरिया, इनमें कई संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लाते थे।
जैसे इन्होंने राज्य को जीत लिया तो उस राज्य में वो नहीं रहते थे, जहां इनका सेंटर होता था, मुख्य केंद्र होता था समुद्रगुप्त का, वो वहां रहते थे। और जो राज्य इन्होंने जीते थे, वहां के जो भी राजा आते थे, जो भी वहां का शासन संभालते थे, वो जब इनसे मिलने आते थे तो विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जब भी कोई मंत्रणा होती थी या विशेष बात पर चर्चा चलती थी तो इन राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था और ये लोग इन सेवाओं में उपस्थित होते थे। 4 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है? कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। कुषाण तथा शक वंश, देखिए दक्षिणापथ और आर्यावर्त तो है ही, साथ में कुषाण और तथा शक वंश और श्रीलंका के भी शासक थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। पिछले जमाने में क्या होता था, संबंध मजबूत करने के लिए लोग अपनी बेटी की शादी उस राजा से कर दिया करते थे या उस राज्य के राजकुमार से कर दिया करते थे, ताकि जो संबंध है वो मजबूत रहे और वहां का राजा इस अपने राज्य पर कभी आक्रमण ना करे, अर्थात जहां की वो स्त्री है उसके माता या पिता या भाई पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण ना करे। अब हम लोग समझेंगे विक्रम संवत के बारे में। देखिए दोस्तों, यह क्या मैटर है। विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। एक तरीके से आपको बता दें, जो विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, या थोड़ी बहुत स्टार्टिंग जो की थी, वो उस समय के गुप्त राजा हुआ करते थे, अर्थात गुप्त वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, जब इन्होंने शकों पर विजय की, अर्थात उनके राज्य पर आक्रमण किया और उसे उस पर विजय हासिल कर ली, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी विजय के प्रतीक के रूप में कि मैंने शकों को हराया है, शकों पर विजय प्राप्त की है, इसके प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में इन्होंने इस संवत की स्थापना की। और स्वयं किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कि जो विक्रमादित्य की उपाधि है वह किसने धारण की थी, तो वो कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनका संबंध गुप्त वंश से है। अब आगे हम लोग देखेंगे वंशावलियां। देखिए, वंशावलियां क्या होती हैं? अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती। जैसे कोई राजा है, ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त हैं, तो जो प्रशस्तियां होंगी समुद्रगुप्त की चर्चा होगी, इनके पिताजी या इनके जो अन्य पूर्वज रहे हैं, महाराज, महाराजाधिराज, इस तरीके की उपाधियों के साथ इन प्रशस्तियों में इनका विवरण मिलता है। फिर चंद्रगुप्त के जो बच्चे आते हैं, वो जब उस राज्य पर शासन करते हैं तो उनके बारे में भी इन प्रशस्तियों में जानकारियां मिलती हैं। देखिए, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बात करती हैं। उनकी मां कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी। कहाँ की थी? लक्ष्मीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। अगर आपसे कभी इस तरीके से पूछा जाए समुद्रगुप्त की मां का नाम, तो आप कह सकते हैं कुमार देवी। दूसरी बात, ये किस संघ या गढ़ से संबंध रखती थी? ये लिच्छवी से संबंध रखती थी। अब तीसरी बात, कभी ऐसा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या, सॉरी, जो वो थे चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम वह था समुद्रगुप्त। और समुद्र जो चंद्रगुप्त थे, ये प्रथम गुप्त वंश के शासक भी थे। इनको क्या कहा जाता था? महाराजाधिराज जैसी इनको उपाधि दी गई थी। कैसी? महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि इनको दी गई थी। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी। अब आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। इसको देखिए दोस्तों, क्या है कंटेंट। देखिए, 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन ने कितने साल पहले शासन किया है? 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे।
हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह बाणभट्ट थे, और संस्कृत में उनकी जीवनी, किस भाषा में जीवनी लिखी गई? संस्कृत में हर्षचरित लिखी गई है। अर्थात हर्षवर्धन की पूरी जानकारी जो मिलती है दोस्तों, वह हर्षचरित में मिलती है, जो बाणभट्ट ने लिखी है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, देखो कभी अगर आपसे पूछा जाए ह्वेनसांग या होत्सांग यहाँ पर लिखा है, ये किसके शासन काल में आया था? तो ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका उन्होंने विस्तृत विवरण भी दिया है। देखिए, थानेसर के राजा बने, मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में ही सफलता मिली थी। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, कहाँ के? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, और पुलकेशिन द्वितीय की ही प्रशस्तियां, क्या पुलकेशिन द्वितीय ने ही इनको रोका था, और इनकी भी प्रशस्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अर्थात इनके भी ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं जिनमें चर्चा हुई है कि उस समय के भी बहादुर राजा हुआ करते थे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रशस्तियों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण, पावरफुल, शक्तिशाली राजवंश हुआ करते थे। पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जब डीप पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, कि जो पल्लव राजा थे, पल्लव वंश थे, उनकी राजधानी या उनका जो शासन क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो कांचीपुरम जो कि उनकी राजधानी थी, उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कावेरी एक दक्षिण भारत की नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, ये भी दोस्तों आप लोग जान लें। जबकि जो चालुक्यों का राज्य था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। जो चालुक्य वंश था, दक्षिण भारतीय एक वंश था, मजबूत था। इनका जो शासन था वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा की नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? एहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अर्थात बिजनेस कहाँ चलता था? एहोल में ही चलता था। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। अगर कभी आपसे पूछा जाए जो चालुक्य वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा कौन था, वह था पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये चालुक्य वंश से संबंध रखते थे, शक्तिशाली राजा थे, बट इनके दरबारी कवि कौन थे? वह थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अन्य अपने पास टॉपिक है वह है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, प्रजा, इतना बड़ा राज्य, तो इसको चलाने के लिए भी दोस्तों कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून भी हुआ करते होंगे। देखिए दोस्तों, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या है? गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव भी आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। अर्थात क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बन गए। इन्हीं को आनुवंशिक पद कहा जाता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो मुख्य पद पर आसीन थे, वो हर काम में दखल अंदाजी करते थे। राज्य के प्रति कोई रणनीति बननी तो उनका योगदान है, कोई कवि सम्मेलन या कुछ भी होना है दोस्तों, उनका बड़ा रोल हुआ करता था। अब देखिए, एक नए प्रकार की सेना, सामंत भूमि से कर वसूलते थे। जो सामंत थे वो क्या करते थे, जितने लोग खेती बाड़ी करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनसे वे कर वसूलते थे, भूमि से कर वसूला करते थे।
जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, जो इनको कर के रूप में चाहे अनाज मिले या धन दौलत जो कुछ मिली, उससे ये क्या करते थे, सेना प्लस घोड़ों की देखरेख किया करते थे। साथ ही में वे इससे युद्ध के लिए भी हथियार भी जुटाया करते थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। जो ब्राह्मण होते थे, भूस्वामी होते थे, अर्थात इनके पास काफी जमीन हुआ करती थी, तो इनका जो संगठन होता था उसको सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य किया करते थे। यहाँ पर दोस्तों जुड़े विभिन्न काम है, सड़क निर्माण और मंदिरों की देखरेख तथा आदि कार्य किया करते थे। अर्थात इनका सीधा का संबंध किससे था, धार्मिक कार्यों से होता था। तो ये सारे काम इनके हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे नगरम। देखिए नगरम क्या था। नगरम दोस्तों व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता है। नगरम पहली चीज आप समझे, यह व्यापारियों के संगठन का एक नाम हुआ करता था। इन पर नियंत्रण किसका था, जो धनी व्यक्ति होते थे, शक्तिशाली भूस्वामी होते थे, या व्यापारियों का नियंत्रण हुआ करता था। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें एक प्रेम प्रसंग पर चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने प्रशस्तियां पढ़ी, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, हर्षण द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में पढ़ा और विक्रम संवत के बारे में पढ़ा, वंशावलियों के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में पढ़ा है दोस्तों। और हम लोगों ने प्रशस्तियां कैसी होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली। इन राज्यों का प्रशासन शासन कैसे चलता था इसके बारे में भी दोस्तों पढ़ा है। एक नए प्रकार की सेना कैसी होती थी इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसी होती थी इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है और प्राप्त की है नगरम के बारे में। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ऐसी ही क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी दोस्तों। फटाफट क्लास को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।